बेनीपट्टी के चैतन्य कुटी को लेकर के विवाद सामने आया है। विवाद है उत्तराधिकार को लेकर के, किसका हक होगा, कौन सेवायत है या कौन महंत है, कागज़ात क्या कहती है। तरह-तरह के दस्तावेज भी सामने आए हैं और कुछ वीडियो भी सोशल मीडिया में सर्कुलेट की जा रही है। वीडियो के माध्यम से दावा किया जा रहा है महंतई का, लेकिन इसकी हकीकत क्या है, कानूनी उसका वैलिडेशन क्या है, उसकी मान्यता क्या है, तमाम चीज़ों पर लोगों के ज़हन में सवाल उभर रहे हैं। अब सवाल एक चीज़ और उभर रहा है, सवाल खड़े हो रहे हैं ललित किशोरी दास जी, पूज्य भाई जी सरकार जी के निधन को लेकर के भी। उनके निधन पर भी सवाल है, क्या कुछ साजिश हुई थी जाने-अनजाने में या क्या कुछ हुआ था? क्या साजिश के तहत उन्हें बेनीपट्टी नहीं लाया गया, उन्हें वृंदावन ले जाया गया? क्योंकि जो कागज़ात निकल कर के सामने आए हैं, वो बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं। उनके मौत से जुड़ी हुई चीज़ें भी सवालों के घेरे में हैं और जवाबदेह वो व्यक्ति हैं, जो मौत के समय उनके इर्द-गिर्द थे। उसके अलावे जो लोग सोशल मीडिया में या अखबार के माध्यम से विभिन्न अन्य माध्यम से तरह-तरह के दावे कर रहे हैं। उन तमाम दावों की हकीकत क्या है? कितना वो ठहर पा रहा है? इन तमाम शक, शुबा और संभावनाओं के बीच हमने भी बहुत सारी तहकीकात की है, बहुत सारे कागज़ातों को हमने जुटाया है। विभिन्न पहलुओं पे हमने विभिन्न लोगों से भी बात की है, लेकिन अभी हमारे साथ बात करने के लिए दिल्ली सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो वहाँ के युवा अधिवक्ता रजनीश कुमार हैं हमारे साथ जुड़े हुए, जो कि इस विषय पर लगभग में डीप रिसर्च कर चुके हैं, तमाम कागज़ात इन तक पहुँची है, तमाम मामलों को कई लंबे समय से वो काफ़ी दिनों से देख रहे हैं और कहीं न कहीं अब जाकर के इस निर्णय पर पहुँचे हैं कि इस मामले पर बात की जा सकती है। तो रजनीश जी, सबसे पहले आपका हमारे प्लेटफ़ॉर्म पे स्वागत। बहुत-बहुत धन्यवाद। रजनीश जी, जिस तरह से कागज़ात आप तक पहुँची है और आपने देखा भी है कि बेनीपट्टी के चैतन्य कुटी जिसकी स्थापना 1935-36 में रमाकांत झा और परास बिहारी दास जी महाराज ने की और उनके जो अंतिम अपने परिवार के जो अंतिम वारिस थे, उनके नाती ललित किशोरी दास जी, उनका देहावसान 3 नवंबर 2025 को पिछले वर्ष हो गया और अभी हाल में कार्यक्रम हुआ था उनके मृत्यु के बाद, उनके गोलोक गमन के बाद और उस कार्यक्रम के बाद विवाद बढ़ रहा है स्वामित्व को लेकर के। 2-3 कागज़ातें सामने हैं रजनीश जी। एक कागज़ात 2021 का नियुक्ति पत्र है, जिसमें लिखा गया है सेवायतनामा नियुक्ति पत्र। एक कागज़ात 2025 का है, जो कि उनकी मृत्यु से पहले की है और एक वीडियो आ रहा है, जिसमें एक ही तारीख की 2 वीडियो हैं। तो ये कुल 3-4 चीज़ें हैं जिस पर तरह-तरह के विभिन्न तरह के दावे हो रहे हैं, महानतई के दावे हो रहे हैं। लेकिन अगर दोनों दस्तावेज़ों का अवलोकन करें 2021 और 2025 की तुलना में, तो इसे कानूनी रूप से कहाँ देखते हैं, क्या देखते हैं रजनीश जी? देखिए सबसे पहले तो मैं आपके सामने कुछ कागज़ात पेश करना चाहूँगा। ये रजिस्टर्ड विल है जो कि बेनीपट्टी में 2025 में हुआ था। लास्ट रजिस्टर्ड विल है। अब इस विल में जी। कोई भी विल जब एग्ज़ीक्यूट होता है, इसके अंदर में 3 सबसे इम्पोर्टेंट इंग्रीडिएंट्स होता है, जिसके ऊपर हम पूरा लीगली एंगल से देखते हैं कि वो विल प्रोबेट होने में क्या प्रॉब्लम हो सकता है या उस विल का एसेंशियल्स क्या है, किस-किस चीज़ पे हुआ है। क्या उस विल में सारी प्रॉपर्टी का सेल एंड परचेज ट्रांसफर राइट्स है? क्या कस्टोडियन राइट है कि आप सिर्फ एक ट्रस्ट की तरह, एक मैनेजर की तरह उस प्रॉपर्टी की पूरी देखभाल करेंगे? मैं आपके पास ये विल टोटल 6 पन्नों का विल है। मैं सबसे पहले आपके पास जी। बिना टाइम को ज़ाहिर करते हुए सबसे लास्ट पेज पे आऊँगा। लास्ट पेज के लास्ट लाइन पे हम पढ़ते हैं उसको, मैं आपके साथ ही पढ़ना चाहूँगा। आपके पास भी ये विल का पेपर शायद होगा और मैं जनता को एक बार जी, वो जी, जी। लाइन पढ़ के दिखाना चाहूँगा कि क्या वो एग्ज़ैक्ट लाइन बोला जाता है। लास्ट पैराग्राफ पे आते हैं। जी, यह कि चूंकि जी। वसीयत प्राप्तकर्ता वसीयतकर्ता के संबंध में गुरु भाई एवं शिष्य है, जो हमेशा वसीयतकर्ता के सेवा शुभेच्छा एवं देखभाल किया करते हैं, जिनकी सेवा शुभेच्छा से प्रसन्न होकर लेख्य संपत्ति पर स्वत्व वसीयत प्राप्तकर्ता को अपने जीवन काल के बाद देने का निर्णय लिया है। फलतः अपनी हुँ। इच्छा की पूर्ति की दृष्टि से वसीयत ने अपनी स्वेच्छा से बिना किसी के बहकावे धमकाए तथा अपने पूर्ण स्वास्थ्य मानसिक स्थिति में शरीर की स्वस्थ अवस्था में भली भांति सोच समझकर कानूनी सलाहकारों तथा शुभ चिंतकों से परामर्श कर अपना उक्त कंडिका 5 में वर्णित संपत्ति सभी उपलब्ध सुख सुविधा तथा अन्य संबंध समानों सहित वसीयत प्राप्तकर्ता के पक्ष में वसीयत करता हूँ और घोषणा
करता हूं कि मैं जब तक जीवित रहूंगा तब तक वसीयत की संपत्ति का स्वयं स्वामी एवं दखलकार रहूंगा, और मेरी मृत्यु के पश्चात वो वसीयत प्राप्तकर्ता सेवक के रूप में श्री चैतन्य कुटी बेनीपट्टी, मैं दोबारा रिपीट करता हूं, सेवक के रूप में श्री चैतन्य कुटी बेनीपट्टी एवं सत्संग भवन पटना का संचालन एवं साधु सेवा, पटना। भोग राग एवं अन्य देखरेख करेंगे। सबसे पहले हमें इसमें दो चीजें समझनी पड़ेगी कि सेवा, जी। कोई भी ट्रस्ट बनता है या कोई भी ऐसी संस्था जो कि किसी रिलीजियस मठ की तरह काम करती है, या कोई ऐसी संस्था जो रिलीजियस स्पेसिफिक पर्पस के लिए काम करती है, अब इस पूरे जी। विल के अंदर में कहीं पे भी ये डिक्लेयर नहीं है कि आप सेल और परचेज कर सकते हैं चैतन्य कुटी की कोई भी प्रॉपर्टी पे। जो स्पेसिफाइड है, ये जो दो प्रॉपर्टी है, बेनीपट्टी वाला और पटना, सेवक के रूप में, पटना सत्संग भवन। सेवक कस्टोडियन, हाँ कस्टोडियन के रूप में। अब कस्टोडियन की डेफिनेशन जी। अलग से लॉ में दे रखी है। कस्टोडियन, अगर मैं आम जी। जनता को समझाना चाहूं थोड़ा कानून से हटके, तो कस्टोडियन ऐसा है कि मेरे पास लेट सपोज 10 ग्राम सोना पड़ा हुआ है, मैं बैंक में गया, मैंने बोला कि ये बैंक में कि लॉकर में रख दीजिए, तो बैंक मेरे से कस्टोडियन पेपर साइन कराता है कि आपका जो सोना है वो लॉकर में रहेगा, ठीक है। मेरे पास कोई सेल परचेज राइट्स नहीं है, ठीक है। मेरे पास कोई लॉकर को इंस्पेक्शन करने का राइट नहीं है किसी भी तरीके का, बट मैं आपकी प्रॉपर्टी को सुरक्षा से रखूंगा, सेल परचेज का राइट नहीं है। तो कस्टोडियन की डेफिनेशन बहुत सारी जगह है, हिंदू सक्सेशन एक्ट में भी है, इनहेरिटेंस में भी आप जाएंगे तो वहां पे भी डेफिनेशन दे रखी है, सेबी में भी दे रखी है, जी। कॉर्पोरेट लॉ में भी ये डेफिनेशन है। कस्टडियन को कहीं से भी पावर नहीं है, या मैनेजर और ट्रस्टी, कि वो कोई भी ट्रांजैक्शन सेल और परचेज कर सकता है, पहली चीज। अब मैं इस जी। पूरे विल में एक चीज इंटेंशन बहुत क्लियर है कि ये जो विल बनाया है, एग्जीक्यूट हुआ है, उसका मेन पर्पस है कि जो जो चैतन्य कुटी की संपत्ति है उसको प्रॉपरली देखभाल करे, उसमें कोई भी जो 3 सेवार्थ बनाए हैं वो अपना कोई भी पर्सनल बेनिफिट के लिए कोई काम नहीं करेंगे, वो प्रॉपर्टी को प्रॉपरली रिलीजियस बिलीफ्स के लिए काम किया जाएगा। तो इस विल से कहीं पे भी ये ट्रांजैक्शन साबित नहीं होती कि ये विल प्रॉपर्टी सेल एंड परचेज का राइट देती है उन 3 सेवार्थ को। दूसरी चीज, इस विल के अंदर 2000 में अगर हम एक सेकंड 2025 वाली विल की बात कर रहे हैं हम, इस जी। विल के अंदर में कहीं पे भी अनेक्शर्स नहीं है, लिस्ट ऑफ प्रॉपर्टी। जी। जब हम कोई भी विल एग्जीक्यूट करते हैं, विल दो तरीके का होगा, सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा रजिस्टर्ड विल और अनरजिस्टर्ड विल। जो रजिस्टर्ड विल होता है वो जी। आपको प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन चार्जेस पे करके रजिस्ट्री ऑफिस से करवाना होता है। अगर आप किसी को सेल और परचेज का राइट देते हैं तो उस विल के साथ में एनेक्शर जाता है, लिस्ट ऑफ एसेट्स, मूवेबल प्रॉपर्टीज, चल और अचल संपत्ति मेरी टोटल कितनी है। यहाँ पे कोई भी एनेक्शर्स इस तरीके का कोई उल्लेख नहीं है, किसी भी तरीके का वो नहीं है। एक कस्टोडियन का राइट दे दिया है कि इनहेरिटेंस में कि आप इस प्रॉपर्टी की देखभाल करोगे अपने पर्सनल यूज के लिए, कहीं पे भी देखभाल करोगे। करेंगे। अब हम बात करते हैं कि जी, 2021 का एक विल है, अगर हम उसको देखें और इस विल को पूरा तरीके से अगर कोलैबोरेट करें, इंटरप्रिटेशन करने की कोशिश करें, तो ये बहुत क्लियर है लॉ के अंदर में भी, इवन इन हिंदू सक्सेशन एक्ट, और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय ने भी इस पे बहुत सारे जजमेंट्स दे रखे हैं, बहुत सारे मठ के अधिकार में भी दे रखा है, उसको दिशा निर्देश में भी बहुत सारे इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज पे भी दे रखा है कि अगर कोई बंदा विल एग्जीक्यूट कर रहा है और वो इन अ नियर बाई 3-4 मंथ्स 2 मंथ्स में एक्सपायर हो गया, एक विल उसने बीच में करा, एक नियुक्ति पत्र उसने 4 साल पहले कर दिया, एक 10 साल पहले कर दिया, तो इसमें बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट आ गए कि एक्चुअल इसका सेवार्थ है कौन, एक्चुअली इस विल का इनहेरिटेंस संभालेगा कौन। तो ये क्लियर गाइडलाइंस है सुप्रीम कोर्ट की कि मृत्यु से पहले अगर कोई भी विल एग्जीक्यूट किया हुआ है, लास्ट विल, तो उस विल को प्रोबेट कराया जाएगा। ये बहुत क्लियर है। इस लिहाज से 2021 पे भी, तो इस लिहाज से 2021 बनाम 2025 में 2021 का कोई वैलिडेशन रह ही नहीं जाता है।
कोई भी नहीं रह जाता। और इस पे माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बहुत सारे जजमेंट्स दिए हुए, बहुत लैंडमार्क जजमेंट्स है इसके ऊपर कि अगर 2-3 विल्स है या कहीं पे भी ऐसा है कि हम कस्टोडियन 2-3 बार हमने अपॉइंट किया अपने जीवन काल में, तो ये माना जाएगा कि प्रोबेट वही विल होगा जो लास्ट हमारा मरने से पहले, मृत्यु से पहले अगर वो एग्जीक्यूट जी करके अगर कोई विल गए, उसी विल का प्रोबेट होगा, और कोई भी विल प्रोबेट नहीं हो सकता, नल एंड वाइड है। कोई भी एविडेंस भारतीय जी। साक्ष्य अधिनियम के तहत कहीं पे भी कोई भी प्रूफ नहीं कर सकता। तो जैसे कि 2025 की उनकी जो अंतिम इच्छा पत्र है ललित किशोरी दास जी की, अगर उनकी बात करें तो उन्होंने 3 सेवायत नियुक्त किया है, जिसमें पहला नाम दामोदर दास का है, दूसरा प्रमोद वन बिहारी दास जी का और तीसरा ध्रुव कुमार जी का नाम है। तो अगर इन तीनों व्यक्ति में कोई व्यक्ति खुद से बैनर पोस्टर लगा करके खुद को अखबारों या सोशल मीडिया के माध्यम से महंत घोषित कर रहे हैं, खुद को श्रीमंत छपवा रहे हैं, तो क्या कोई सेवायत खुद को ट्रस्ट की संपत्ति का मालिक या महंत घोषित कर सकता है? क्या यह वसीयत की शर्तों का उल्लंघन नहीं है? बिल्कुल, बहुत सही प्रश्न पूछा है आपने, बहुत सही प्रश्न। कोई भी ट्रस्ट, कोई भी मैनेजर, कोई भी कस्टोडियन, किसी भी ट्रस्ट का, जी। किसी भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का, अगर वो सेवा नियुक्त हो गया है, अगर उसको कस्टोडियन अपॉइंट कर दिया गया है, ठीक है, उसको विल ट्रांसफर कर हुँ, दिया है, वो सेल नहीं कर सकता, सेल का राइट नहीं है उसके पास। तो डेफिनेशन जो हुँ, लॉ के अंदर है, सेल एंड परचेज करने का राइट, और आपको सेवार्थ अपॉइंट किया है, किस पर्पस के लिए किया है, उसको हमें देखना पड़ेगा। तो आप किसी भी जी। प्रॉपर्टी को सेल एंड परचेज नहीं कर सकते कहीं से भी, किसी भी तरीके से, किसी भी तरीके से। लेकिन जो लोग खुद को महंत साबित करने की कोशिश में लगे हुए हैं, 3 सेवायत में 1 सेवायत, तो ये तो उल्लंघन हो गया एक तरह से ना? ये क्या बनता है? बिल्कुल 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 उल्लंघन है, और इसके लिए बहुत सारे हमारे कानून में बहुत सारे प्रावधान हैं। ऐसे ऐसे इस तरीके को डील करने के लिए आप उस उन के खिलाफ में 316(2), 318(4) भारतीय न्याय संहिता, 120(a), 120(b) के तहत जा सकते हैं। और बहुत जीवन, मतलब मृत्यु तक अगर हम बात करें ना, कि अगर किसी में मृत्यु दंड अगर कहीं मिलता है, डेथ पेनल्टी, कैपिटल पनिशमेंट, हमने सुना होगा बहुत सारे केसेस में, जब हम 302 में सुनते हैं, तो इस लॉस, क्योंकि आप किसी की, और ये पूरा डिफेमेशन है, मानहानि है एक तरीके का, कि आप एक मैनिपुलेटिव, एक अपनी एक अलग विल बना रहे हो, अपनी एक अलग आइडेंटिटी बना रहे हो, कि हाँ, ये जो प्रॉपर्टी है, इससे जो बेनिफिट होना है, या इससे जो भी पैसा हम खर्च कर रहे हैं, उसको हम डायरेक्टली इनडायरेक्ट कहीं ना कहीं उस प्रॉपर्टी से सेल परचेज करके वो करें। बिकॉज लॉ बहुत क्लियर है, विल बहुत क्लियर है 2025 का। तो 2021 का कोई जी। विल रह नहीं जाता। वो 50 वीडियो बनाए, 100 वीडियो बनाए, उसके ऊपर वो ओवरराइड नहीं कर सकता इस विल को, जी, 2021 2025 के विल 2021 को। जी, 2021 का जो कागज़ात मैंने आपको दिया है, उसके पहले पन्ने पे बाकायदा लिखा हुआ है सेवायतनामा नियुक्ति पत्र, तो लिहाजा वो एक अपॉइंटमेंट लेटर की तरह ही हम्म, नज़र आ रहा है। लेकिन उसमें एक पॉइंट और भी है रजनीश जी, बात करें तो जो दूसरा पन्ना है, मैंने आपको 2 पीडीएफ भेजी है, जिसमें एक पीडीएफ में आप दूसरे पन्ने में देख रहे होंगे कि उसका जो अपर पार्ट है, वो कटा हुआ है, और फिर मैं बाद में आपको एक और कॉपी दिया है, जिसमें जॉइंट है। तो वो जो सर्कुलेट की गई है, जो महंत का दावा कर रहे हैं उनके लोगों के द्वारा जो शुरुआत में 2021 का कागजात सर्कुलेट किया गया, उसमें दूसरे नंबर के पेज को आधा काट दिया गया था, क्योंकि उसके जो पूरे पन्ने हैं उसमें 2 व्यक्ति के ऊपर तस्वीर लगी हुई है, जिसमें 2 सेवायत जो थे 2025 वाले, उनको उसमें एज अ सेवक, मतलब दामोदर दास को प्रमुख और उनके 2 सहयोगी का नाम 2021 वाले में डाला गया था, और उसमें ध्रुव कुमार व प्रमोद वन बिहारी दास की तस्वीर और उनका सिग्नेचर है। जबकि दामोदर दास प्रमोद दास की तस्वीर है और ध्रुव कुमार जी की तस्वीर और सिग्नेचर है। इस बाबत प्रमोद जी कहते हैं कि वो हमारी सिग्नेचर नहीं है, मैं उस तारीख में वहां पर था भी नहीं, और हमारी तस्वीर को इस्तेमाल करके गलत चीजें वहां पे की गई है। उस ड्राफ्ट को चेंज कर दिया गया। अच्छा फर्जी रूप से मेरा भी सिग्नेचर है उस पर। अच्छा, फर्जी रूप से सिग्नेचर है जी, जिस उसमें हम वहाँ उस समय में उपस्थित नहीं थे। तो ये भी कहीं ना कहीं उल्लंघन है 2021 के कागजात की बात करें तो। बिल्कुल 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 बिल्कुल, आपने बहुत सही पॉइंट उठाया है। फर्जी दस्तावेज हमारे कानून में बिल्कुल क्लियर प्रावधान है। फॉर्जरी है, ये क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है, क्रिमिनल इंटिमिडेशन है, प्योरली 316(2), 318(4) भारतीय न्याय संहिता के तहत इसके अंदर में पूरा केस बनता है। और बिल्कुल
आराम से इजीली कोई भी अप्रोच कर सकता है। अगर मैं किसी का फर्जी दस्तावेज साइन करता हूँ या चेक साइन करता हूँ, उसका तो मेरा मैलाफाइड, लॉ के अंदर एक बहुत अच्छा वर्ड है मैलाफाइड इंटेंशन, तो उसके पीछे मैलाफाइड जी। इंटेंशन दिखाई देता है कि वो क्या उससे प्रूफ करना चाहते हैं, क्या साबित करना चाहते हैं। तो कानून के अंदर बहुत क्लियर प्रावधान है, और इसकी इसकी सजा, इसका इसका जो पूरा प्रोसीजर है वो बहुत स्ट्रिक्ट है। कोई भी नागरिक किसी का झूठा हस्ताक्षर नहीं कर सकता है, फॉल्स सिग्नेचर नहीं कर सकता है। जी, और 2021 की अगर कागजात की बात करें तो उसमें पहले जो गवाह हैं फुलडोल सरकार जी, फुलडोल सरकार जी से भी बातें हुई है, उनका जो वीडियो सामने आया है, ऑडियो सामने आया है, उसमें उन्होंने स्पष्ट किया है कि मैं पहला सिग्नेचरी हूँ वहां पे, मैं पहला गवाह हूँ। और लेकिन बहुत अन्य कारण रहे थे वो उस समय वो कागजात बनवाने के, और अ, इसके पीछे की वजह जो भी रहे, लेकिन वो पहले गवाह हैं, इस बात को स्वीकार करते हैं। और वो यह भी स्वीकार करते हैं कि उस समय दामोदर दास जी को वृंदावन का महंत बनाने की कोशिश हुई थी, जिसमें मैं मौजूद था, और उस कार्यक्रम में भी मैं था, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर आई थी। लेकिन बात कर ले तो वही खुद इस बात को स्वीकार करते हैं कि सिर्फ वृंदावन के महंत थे, ना कि बेनीपट्टी चैतन्य कुटी के या पटना सत्संग भवन के। जबकि दामोदर दास इस बात को ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं, या इस बात को ज्यादा तूल दे रहे हैं कि वो ना सिर्फ वृंदावन कुटी के बल्कि पटना और चैतन्य कुटी बेनीपट्टी के भी महंत है। अब वो दबाव में आके मोहन जी बहुत दुखी थे। कुछ भाई जी हमसे कहे क्या करूं, हम पे माँ की सेवा कर रहा है तो भाई क्या करेंगे। केवल वृंदावन को दबाव में आके मानसाई दिए हैं। वो मानसाई जो ये लिखा पे कोई खास नहीं, जो सब कुछ इसी का है। ऐसा हमें कहा लिख दे, बेच नहीं सकता, गिरवी नहीं रख सकता है। दूसरी चीज इसमें और मैं आपको बताना चाहूंगा वकील साहब कि दामोदर दास अगर 2021 के कागजात के माध्यम से अगर खुद को महंत घोषित कर रहे हैं या दावा कर रहे हैं, तो सोशल मीडिया पर वो बहुत पहले से एक्टिव रहे हैं। तो 2021, 22, 23, 24, 25, इवन 25 नवंबर में जब डेथ हुई है ललित किशोरी दास जी की, तो उस समय तक उन्होंने अपनी किसी भी सोशल मीडिया पोस्ट में, किसी भी ग्राफिक्स में महंत शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। इवन अगर मान लें कि अगर उन्होंने 2021 में ही महंती मिल गई थी तीनों जगहों की, तो आखिरकार उन्होंने आज तक 2025 तक, यहाँ तक कि 2026 के जनवरी तक, ललित किशोरी दास जी के निधन के 2 महीने बाद तक भी किसी भी ग्राफिक्स में, किसी भी बैनर पोस्टर में खुद के नाम के आगे महंत नहीं लगाए। जब बेनीपट्टी में कार्यक्रम अभी हुई है हाल में, कार्यक्रम में जाकर के कार्यक्रम के बैनर पोस्टर में उन्होंने अपना महंत लगवाना शुरू किया। तो इससे मनसा पर भी सवाल उठ रहे हैं। बिल्कुल सही बोला आपने। और जो 2021 का दस्तावेज है, पहले तो मैं आपको ये क्लियर करना चाहूँ कि जो 2021 का दस्तावेज है वो सिर्फ एक कस्टोडियन अपॉइंट करने के लिए था, जिसको जिसको हम बोलते हैं ना कि सेवक अपॉइंट करने के लिए था। बट उसके बाद 2025 में वो पूरा कंप्लीट विल, तो सेवक एक बार नहीं 5 बार अपॉइंट हो सकते हैं। दूसरी चीज ऐसा नहीं है कि हम अपने जीवन काल में अगर हम कोई ट्रस्ट चला रहे हैं या कुछ इस तरीके का चला रहे हैं तो सिर्फ एक ही बार मैं सेवक अपॉइंट कर सकता हूँ। हो सकता है वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा हो, या वो जिस तरीके से स्पिरिचुअलिटी में चाहते हो या जिस तरीके से वो चलाना चाहते हो वो नहीं चला पा रहे हो। उनका कोई करेक्टर, उनका कोई पर्सनल इस तरीके का लगे कि नहीं ये तो वेल विशर नहीं है, ये सोसाइटी के लिए अच्छा काम नहीं कर रहा है या नहीं कर सकता है, वो चेंज कर सकते हैं, वो फ्रीली थे। बट 2025 का विल बनने के बाद ये सारा क्वेश्चन रह ही नहीं जाता, ये प्रश्न रह ही नहीं जाता है कि हाँ वो उस वाले पेपर को चैलेंज करे, या 2023 के पेपर को उसके बाद आया वो चैलेंज करे, या 2016 का कोई पेपर हो उसको चैलेंज करे। मतलब वो 2022 हो, 23 हो, 24 हो, कोई भी पेपर को चैलेंज नहीं कर सकते। अच्छा, अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि उनका इंटेंशन तो बिल्कुल साफ जाहिर होता है कि 2026 तक, उनके देहांत के 2 महीने बाद तक वो इस शब्द का प्रयोग नहीं करते थे। मगर जब उनका नहीं कर रहे। देहांत हुआ और जो बेनीपट्टी में अभी जो इतना बड़ा ऑर्गेनाइज हुआ, उसके बाद उनका धीरे धीरे इन्वॉल्वमेंट जो अपना नाम को चेंज करना, पीछे प्रीफिक्स और सफिक्स लगाना, ठीक है, इससे क्लियर मेंशन है कि वो उनका पर्सनल कहीं ना कहीं लस्ट है उस चीज के ऊपर, उस प्रॉपर्टी के ऊपर, उसकी सेल एंड परचेज। और मैं बहुत क्लियर करना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से जनता को कि अगर कोई भी इस ट्रांजैक्शन को, कोई सेल परचेज अगर वो करते हैं सिग्नेचर करके, ये साबित करके कि 2021 में ये था मेरे पास, 2022 में वो था, तो कल को कभी भी 10 साल, 20 साल, 25 साल, 50 साल बाद भी
वो ट्रांजैक्शन नलीफाई हो सकती है। ये हमारे कानून में क्लियर प्रावधान है। आपको जी विल बहुत सही से पढ़ना पड़ेगा, विल को समझना पड़ेगा और कानून की थोड़ी जानकारी लेनी पड़ेगी कि विल किस तरीके से काम करता है और मेरा उसमें कस्टोडियन के तहत मेरा क्या कानून मेरे को क्या क्या राइट्स देता है एक्ट करने के लिए। तो बहुत क्लियर संदेश है कि अगर क्लियर चेतावनी है कि अगर कोई भी, बिकॉज वसीयत जो है ना वो क्लियरली अलाइनेबल है कि भैया आप कोई भी प्रॉपर्टी को बेच नहीं सकते हो। आप प्रॉपर्टी कोई भी उनकी प्रॉपर्टी को बेच नहीं सकता है वो सेवा तीनों तीनों। तो जी अब जी जी कोई भी ट्रांजैक्शन हाँ अगर होता है तो वॉइड अब इनिटियो जी है, मतलब उस ट्रांजैक्शन को माना ही नहीं जाएगा, नलिफाइड है, नल एंड जी वॉइड, जी और ये कभी भी जी चैलेंज हो सकता है। जी रजनीश जी, आपके पास जो कागजात भेजी गई है, जो आप तक पहुंची है, उसमें बात कर ले तो कार्यक्रम के दौरान कुछ यहाँ के स्थानीय लोगों ने इस बात की शिकायत प्रशासन को की थी कि कार्यक्रम के माध्यम से या 2025 के विल का उल्लंघन यहाँ पे हो रहा है और कुछ व्यक्ति अवैध महंताई की कोशिश कर रहे हैं। लोगों को शंका है कि जमीनें बेची जा सकती है। संपत्ति की सुरक्षा के लिए प्रशासनिक हस्तक्षेप की लोगों ने मांग की थी। कार्यक्रम समापन हुआ, थोड़ा बहुत यहाँ पे क्लेश की संभावना थी और कार्यक्रम समापन होने के जस्ट बाद दामोदर दास जी, जो कि 2025 के विल के पहले सेवायत है प्रथम नंबर पे, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, बयान दिया और अखबारों में छपवाया। अखबारों में ये बातें छपी कि जमीन बेच दी गई है, इस तरह की अफवाह उड़ाई गई है। जबकि हकीकत ये थी कि पूरे बाजार या पूरे समाज में इस बात को लेकर के चर्चा थी या शिकायत इस बात को लेकर के की गई थी कि जमीन बेची जा सकती है। उन्होंने अखबार या प्रेस रिलीज में इस बात को का जिक्र नहीं किया कि जमीन कभी बेची नहीं जा सकती है या जमीन बिक नहीं सकती है, बल्कि उन्होंने ये कहा कि जमीन बेची नहीं गई है। ऐसे में शंका इससे भी बढ़ती है। दूसरी चीज है कि अगर वो वसीयत की उल्लंघन की अगर बात कर लें तो अभी तक बैनर पोस्टर या उनके जो साथी शागिर्द लोग आए थे वृंदावन या विभिन्न जगह से, तो वो लोग मीडिया से बिना पूछे हुए भी, एक वीडियो में चलाऊंगा जिसमें एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं लोकल यहाँ के, वो उनसे पूछ भी नहीं रहे हैं। दामोदर दास जी के बगल में धर्मराज मिश्रा करके एक व्यक्ति बैठे हुए हैं, उनसे वो पूछ भी नहीं रही कि कौन कुटी के कौन से महंत हैं, और वो बाकायदा क्लियर कर रहे हैं कि बेनीपट्टी चैतन्य कुटी के महंत दामोदर दास हैं, सत्संग भवन पटना के महंत दामोदर दास हैं और राधा गोविंद कुटी के भी महंत दामोदर दास है। श्री 108 श्री महंत दामोदर दास जी के द्वारा यह कथा सारी ऑर्गेनाइजेशन हो रहा है, जो कि चैतन्य कुटी बेनीपट्टी के महंत, पटना सत्संग भवन के महंत और श्रीधाम वृंदावन राधा गोविंद कुटी के महंत है। तो इससे भी कहीं ना कहीं शंका उत्पन्न होती है कि बिना पूछे आप इस चीज को ज्यादा सर्कुलेट कर रहे हैं। उसके अलावा अखबार में अगर आप बयान दे रहे हैं और अखबार में जो प्रेस रिलीज जा रही है, उस प्रेस रिलीज में बाकायदा लिखित रूप से दामोदर दास खुद को महंत वहां पे बता रहे हैं। तो अब तक जो बैनर पोस्टर पे चल रही थी, जिसे वो कोर्ट में यह भी कह सकते थे कि मैंने बैनर नहीं लगाया, मैंने पोस्टर नहीं लगाया, लेकिन प्रेस रिलीज उन्होंने अपने सिग्नेचर से जारी कर दिया। हालांकि वो अपने नाम के आगे आचार्य भी लगाते हैं रजनीश जी, लेकिन आचार्य का वो जो अशुद्धि है, लिख नहीं सही से पाए हैं, पता नहीं क्या पता, ये भी तो जांच का विषय है, लेकिन उन्होंने अपने कलम से खुद को महंत लिख दिया है। तो ये भी सरासर उल्लंघन है। और अखबार में कहीं ना कहीं दोहरी मानसिकता रख करके अखबार में ये निकलवाना कि जमीन बेची नहीं गई है, जबकि लोगों के मन में शंका अभी भी है कि जमीन बेची जा सकती है। तो दामोदर दास के मुंह से या उनके लोगों के मुंह से अब तक ये बातें नहीं निकल करके सामने आई है कि जमीन बेची नहीं जा सकती है। इस पे क्या कहेंगे? देखिए, आप देखिएगा कि स्थानीय लोगों ने इस चीज की कंप्लेन की थी प्रशासन को कि जमीन बेची जा सकती है भविष्य में, बट उन्होंने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और जो प्रेस रिलीज किया तो उन्होंने ये कहा कि जमीन बिक गई है, जो कि ऐसा नहीं है, गलत है। उनको ये, अगर उनकी मंशा स्पष्ट होती तो वो ये कहते, उसमें 2 लाइन और ऐड कर देना चाहिए कि जमीन कोई भी नहीं बेच सकता है, किसी भी सूरत में नहीं बिक सकती है, जो विल है 2025 के उसके हिसाब से। बट उन्होंने ये 2 लाइन कहीं भी स्पष्ट नहीं की है, सिर्फ उन्होंने इस चीज का वो कर दिया कि जमीन बिकी है, जो कि नहीं बिका है, गलत है ऐसी। तो स्पष्ट कहीं पे भी क्लियर नहीं है कि हाँ वो आगे जाके वो जमीन कोई भी नहीं बेच सकता है या मैं नहीं बेच सकता हूं, इस तरीके का कोई भी रिलीज नहीं है। अब मैं आपके दूसरी बात पे आता हूं कि उन्होंने जो अपना खुद से प्रेस रिलीज करके, कॉन्फ्रेंस करके और मीडिया के थ्रू ये चीज किया कि मैं महंत हूँ, तो ये अपने अंदर में उनको जाके कोर्ट में जाके ये खुद ये चीज कर सकते थे कि हाँ ये चीज गलत हो गया, इस तरीके से नहीं होना चाहिए, मैं माफी मांगता हूँ।
कहीं पे भी उन्होंने ऐसा माफीनामा कोर्ट के सामने जाके वो चीजें वहीं पे भी 2 मिनट के लिए उस चीज को वाइंड अप किया जा सकता, खत्म किया जा सकता, मगर इन्होंने प्रेस रिलीज करके, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस चीज का वो किया कि मैं इस चीज का खंडन करता हूं कि ये गलत है, मैंने महंत लगाया, अचात लगाया, जो भी है हम उस चीज पे नहीं जाएंगे कि उन्होंने क्या लगाया क्या नहीं लगाया। मगर अगर हम कानूनी तरीके से देखें तो ये इस चीज को अगर लेकर कोई वैसे साक्ष्य को लेकर कोर्ट में चला जाए तो इसमें भी वो बहुत बड़ी दुविधा में फंस सकते हैं। तो कानून के कटघरे में तो वो है कहीं ना कहीं इस चीज को, क्योंकि वो अपने अंदर में एक साक्ष्य है कि आप उस चीज को कोर्ट में जाके खुद से डिक्लेयर करते हैं ना कि ये चीजें गलत, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हो, प्रेस रिलीज कर रहे हो, अलग अलग चीजें कर रहे हो, बट आप कोर्ट में जाके वो साक्ष्य अपने अंदर में एक बहुत मजबूत साक्ष्य है। प्रेस रिलीज में बाकायदा उन्होंने सिग्नेचर किया है एज अ महंत। 2025 की वसीयत का तो सरेआम उल्लंघन हो गया। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बहुत बड़ी मुसीबत में इस चीज से फंस सकते हैं, कानून के कटघरे में आ सकते हैं इस चीज को लेकर, ठीक है। क्योंकि इससे पहले तो रजनीश सिंह, इससे पहले तो वो ये भी कोर्ट में एडमिट कर सकते थे कि बैनर पोस्टर जो कार्यक्रम के दौरान लगाई गई एज अ महंत, वो हमने नहीं लगाया, किसी दूसरे ने लगवा दिया, साजिशन लगवा दिया। कोई मीडिया में बयान दिया मेरे बारे में, जैसे धर्मराज मिश्रा जी उनके एक सहयोगी हैं, उनके पीछे उनके आगे खड़े होकर के एक मीडिया में बयान दे रहे थे कि तीनों कुटी के महंत दामोदर दास जी है। तो जब कोर्ट से बचने की नौबत आती तो दामोदर दास ये भी कह सकते थे कि हमारे सहयोगी भावावेश में आकर के कह दिए। लेकिन जो व्यक्ति खुद सिग्नेचर करके खुद को महंत बता रहा है, अप्रैल 2026 में 2025 में विल हुई है इच्छा पत्र अंतिम ललित किशोरी दास जी की, तो इस तरह आम उल्लंघन है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही बोला कि ये तो वो चीज वो कोर्ट में भी जाके कर सकते थे, बट उन्होंने कहीं से भी उन्हें खुद से सिग्नेचर करके, प्रेस रिलीज करके, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस चीज को बता रहे। तो कहीं ना कहीं मेंसिरिया बहुत क्लियर है इस चीज को लेकर कि वो क्या चाहते हैं और क्या करना चाहते हैं, किस तरीके से वो उस प्रॉपर्टी, क्योंकि वो विल तो बहुत क्लियर है, उससे उनको बिल्कुल क्लियर समझ जाना चाहिए कि उस प्रॉपर्टी को कोई नहीं बेच सकता है, किसी भी सूरत में नहीं कोई बेच सकता। तो ये चीज इनको, ये चीज 2 लाइन और ऐड करके कह देनी चाहिए उस अखबार में, तो वो कहीं पे भी वो लाइन ऐड नहीं है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी किया गया है इन सब विवादों के बाद। वो वीडियो 2023 का बताया जा रहा है, और ये वीडियो के पीछे की जो तारीख की अगर बात करेंगे तो उस समय में मई था, मई का फर्स्ट वीक 2023 में, जब वृंदावन में कुटी की सीमा को लेकर के विवाद हुआ था। उस समय की एक वीडियो शेयर की जा रही है दामोदर दास के समर्थकों, उनके अनुयायियों के द्वारा, उनके परिवार के सदस्यों के द्वारा, जिसमें वो वीडियो अगर आपने प्ले करके देखा होगा तो उसमें वो बता रहे हैं, अस्वस्थ अवस्था में है भाई जी सरकार, ललित किशोरी दास जी। वो बताते हैं कि हम एक वीडियो में बता रहे हैं कि तीनों स्थानों के महंत हमारे दामोदर दास हैं। पहले ये बताने से पहले वो ये बताते हैं कि हमारे और दामोदर दास के बीच विवाद है, इस तरह की चीजें सेपरेट हो रही है। यानी 2023 में भी विवाद था, ये चीजें कुटी के लोगों को भी जानकारी थी। उसके बाद उस चीज को उन्होंने दबाव में या अन्य कारणों से उन्होंने वीडियो में बोला है कि हमारे तीनों स्थानों का महंत है। लेकिन उसी तारीख का एक और वीडियो है जिसमें वो चश्मा पहने हुए हैं। उस वीडियो में वो ये बताते हैं कि दामोदर दास हमारे वृंदावन कुटी के महंत हैं और बाकी स्थानों के प्रमुख हैं। प्रमुख और महंत दो अलग अलग शब्द होते हैं, दोनों का अधिकार अलग अलग होता है। जैसे अगर 2025 के दस्तावेज में अगर 3 सेवायत हैं तो वो 3 प्रमुख हैं, एक तरह से ये भी कह सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। हाँ, तो वो वीडियो की प्रामाणिकता की बात करें कानून के नजर में, कानून क्या कहता है रजनीश जी, क्या वीडियो कोई प्रमाण है? देखिए कानून बहुत स्पष्ट है, जो हिंदू सक्सेशन एक्ट हमारा 1925 का है, उसके तहत अगर रजिस्टर्ड वसीयत कोई भी है वो एक मजबूती साक्ष्य है हमारे भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत। तो उसके सामने कोई भी वीडियो, कोई भी ऑडियो, कोई ऐसा कोई बहुत कमजोर साक्ष्य होता है। उस विल के बाद कोई भी वीडियो 2023 का हो, 24 का हो, 22 का हो, 25 का हो, कोई भी वीडियो हो, उसका साक्ष्य बहुत कमजोर साक्ष्य रहता है। वो विल, रजिस्टर्ड विल अपने अंदर में एक सुपरफिशियल पावर रखता है कि कोई भी सेल एंड परचेज की ट्रांजैक्शन नहीं है। आप एक तरीके के मैनेजर हो इस प्रॉपर्टी को देखने के लिए, आपको इस प्रॉपर्टी पे कोई भी पर्सनल कोई भी चीज नहीं करनी है, कहीं से कोई सेल परचेज का कोई राइट नहीं है। तो ये जो वीडियो है
जो 2022 का 23 का, इसका कोई भी, ये बहुत कमजोर साक्ष्य है उसके, बिकॉज लास्ट अंतिम अंतिम इच्छा जो है, लास्ट टेस्टामेंट्री इंटेंट जो है, वो मतलब वो विल माना जाएगा लॉ के हिसाब से, कानून के हिसाब से। एक बहुत हमारे कानून में एक वर्ड होता है लास्ट टेस्टामेंट्री इंटेंट, वो इंटेंट के हिसाब से वो विल है। तो जो वीडियो है हमारा, जी वो फिर हमारा कोरोबोरेटिव रह जाता है, सिर्फ एक इंटेंट। अब जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा, जब कोई भी लड़की 498 का केस करती है दहेज उत्पीड़न में, तो जो लड़के के फादर है, क्योंकि हमारे कानून में लड़की को मैरिटल होम में रहने की इजाजत है, बट प्रॉपर्टी कंटेस्ट करने की नहीं है। बट आम जनता जी को ऐसा लगता है कि अगर मैं अपने बेटे और बहू को अलग कर दूंगा ना, पेपर में एडवर्टीजमेंट दिखा के या प्रेस रिलीज करके, तो उससे उनकी प्रॉपर्टी प्रोटेक्ट हो गई, वो कंटेस्ट नहीं कर सकते, चाहे वो फिर कितना भी अपनी बहू को मारे पीटे कुछ भी करे, कोई भी 498 हो 125 हो। बट उससे कानून कानून बहुत क्लियर है कि आप सिर्फ वीडियो और अखबार में प्रेस रिलीज निकालने से या वीडियो बनाने से आपका आपका ये नहीं है कि गुनाह कुछ कम हो जाएगा। तो इस केस के अंदर जो लास्ट एविडेंट्री है हमारा, वो विल है, और वो विल के सामने उस वीडियो का कोई उस साक्ष्य बहुत कमजोर साक्ष्य रहता है। अच्छा रजनीश जी, अगर वीडियो की अगर बात कर ले, अगर ये वीडियो 2023 का नहीं होकर अगर 2026 की भी कोई वीडियो हो, 2025 का विल हो, इच्छा पत्र जो है उनका डेथ से पहले, तब प्रमाणिकता किसकी अधिक बढ़ेगी? देखिए, विल वीडियो को आपको प्रमाणित करने के लिए सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा कि कोई भी वीडियो को प्रमाणित करने के लिए हमारे भारतीय साक्ष्य अधिनियम में एक प्रोसेस है, उसको फॉलो करना पड़ेगा। मान लो विल होती 2025 की विल है, और 2026 में 3 जी महीने पहले उनकी मृत्यु से 3 महीने पहले कोई वीडियो बनाया, 2 महीने या लास्ट दिन पे बनाया गया, तो उस जी वीडियो के खाली उस वीडियो के बनाने से और सर्कुलेट होने से ये डिक्लेयर नहीं होता कि जो विल है वो नल एंड वाइड हो जाएगी। बिकॉज आप कल को सर्वोच्च न्यायालय में या आप हाई कोर्ट में जाइएगा, तो वहां पे वो वीडियो का जो साक्ष्य है वो उसके बेसिस पे, और एक तरफ विल रखिएगा, तो उस वीडियो के बेसिस पे आप कस्टोडियन या ट्रस्ट अपॉइंट नहीं हो जाएंगे। तो जो रजिस्टर्ड विल है उसकी पावर उस वीडियो से बहुत ज्यादा है। तो वीडियो जो बहुत जी कमजोर जी साक्ष्य है, और इस केस यहाँ पे तो हमारे पास विल बाद का है, और वीडियो जो है वो अनेकों वीडियो हो सकते हैं जी। उससे पहले के, तो उसका साक्ष्य तो वैसे भी बहुत कमजोर है। तो रजनीश जी, जो विवाद में आपस में सेवायत लड़ रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में अगर आपस में सभी सेवायत लड़ते रहे, कोई खुद को महंत बताता रहा, तो इसमें अगर प्रोवोट या नामांतरण का जो प्रोसेस है 25 के बिल में, जो लास्ट पन्ने पन्ने के लास्ट शब्दों में जो जिक्र है, वो प्रोसेस अगर फुलफिल नहीं हो पाती है, तो फिर संपत्ति का क्या होगा? संरक्षण कैसे होगी इन चीजों? देखिए, इसमें 3 चीजें हैं, जो कि 2 चीज मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर वो चीज वो कहीं पे भी उस प्रॉपर्टी का संरक्षण नहीं हो पा रहा है विल के हिसाब से, हम्म तो हमारे पास ऑर्डर 40 सीपीसी में, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर हम्म में क्लियरली है कि ऑफिशियल रिसीवर अपॉइंट होकर उसकी पूरी वेरिफिकेशन होगी, और कहीं भी फॉल्स एंड फॉल्ट हम्म लगेगा तो उसको अमेंड करके दूसरा कस्टोडियन या दूसरा ट्रस्ट में दिया जाएगा किसी और पर्सन को। हम्म सेकंड होता है हम्म हमारा हाई कोर्ट के पास इनहेरेंट पावर है, आर्टिकल 226 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, वहां आप सिविल रिट में जाके अपनी बात को पूरा रख सकते हैं। तो हाई कोर्ट जी क्लियर डायरेक्शन देगा कि उसको किस तरीके से ट्रीट करना है, कोई और अपॉइंट करना है उसका कस्टोडियन या किस। तीसरा, अगर इस केस में अब अगर वो विल जो है उस विल के हिसाब से जो सेवात बनाए गए हैं वो सही से परफॉर्म नहीं कर रहे, तो इन दोनों के अलावा तीसरा जो उनके और हिस्सेदार है उस प्रॉपर्टी के, वो हिस्सेदार प्रॉपरली पार्टीशन हिस्से हिस्सेदार को थोड़ा डिफाइन इसको कीजिएगा। हम आपको चीज बता दें कि आप कागजातों से उसको आप क्लियरिफाई अब तक कर पाए होंगे कि नहीं। जो रमाकांत झा और उपरास बिहारी दास जी संस्थापक थे कुटी के, वो 4 भाई थे। उन चार भाइयों में सबसे बड़े थे रमाकांत झा। उसके नीचे की बात करें तो दिवस झा, राधा रमन झा और गोपी रमन झा, शेष 3 भाई थे। इन तीनों भाइयों के जो वंशज हैं, पुत्र पौत्र अभी जिंदा हैं और बेनीपट्टी में निवास करते हैं। रमाकांत जी की 2 पुत्री थी जो कि एक अविवाहित रही, जिन्हें छुटकी बहन जी के नाम से लोगों ने जाना, और एक बड़की बहन जी जिनकी शादी हुई थी, उनके पुत्र थे ललित किशोरी दास जी। तो बड़की बहन जी और छोटकी बहन जी का भी देहांत हो गया, गोलोक गमन कर गई। और जो उनके पुत्र थे रमाकांत झा, और वो भी गोलोक गमन कर गए असमय।
और अभी जो उनके नाती थे ललित किशोरी दास जी, ललन जी भाई जी सरकार, वो भी पिछले साल के नवंबर में उनका गुलोगमन हो गया। तो उनके अगर करीब की बात करें तो उनके रमाकांत जी के बाकी 3 भाइयों के वंशज अभी हैं। तो क्या हिस्सेदार के तौर पर या वंशज के तौर पर उनका कोई अधिकार बनता है, या वो संरक्षण के लिए कुछ प्रोसेस कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? क्या अधिकार है उनका? जी, बिल्कुल। जी, बिल्कुल, मैं आपको बताता हूँ कि ये 2 के अलावा तीसरा वो शूट फाइल कर सकते हैं पटिशन कि भैया मेरा इसमें इनहेरिटेंस राइट है, क्योंकि ये विल क्वेश्चन बन जाएगा कि ये विल जो है, ये लास्ट बनाया गया और इसके ऊपर जो कस्टोडियंस है वो सही से एक्ट नहीं कर रहे हैं किसी भी तरीके से, तो वो विल नलिफाइड हो गया। अब उस केस में आपके पास जो जितने इनहेरेंट उसके रूट्स में है वंशावली के हिसाब से, उन सब में वो कंटेस्ट करने पे वो प्रॉपर्टी प्रॉपर्ली डिवाइड होगी। वो तीनों में, वो जितने भी तीनों वंशज जो अभी आज के डेट में वर्तमान में बेनीपट्टी में मौजूद है, वो कंटेस्ट कर सकते हैं और उसके ऊपर में वो प्रॉपर्टी पूरा डिवाइड किया जाएगा एज पर हिंदू सक्सेशन एक्ट। तो ये कहीं, क्योंकि ये स्व अर्जित प्रॉपर्टी तो है नहीं, तो हमारे हिंदू सक्सेशन एक्ट में 2 तरह की प्रॉपर्टीज होती है। एक होता है जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होता है, एक सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी होती है। तो ये एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी अगर है तो इसका पूरा रूट चार्ट जो वंशावली बनता है उसके अकॉर्डिंग पूरा पार्टीशन शूट होता है। सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी में थोड़ा कंटेस्ट करना जो है वो टफ है, क्योंकि और भाइयों को और हिस्सेदारों को उसमें नहीं मिल सकता, वो बहुत मुश्किल है उस चीज को प्रूव करना। बट जहां तक हम बात करें कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी की, तो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में इस कंडीशन में जहां पे विल है और वो सही से फॉलो नहीं हो रहा है, ऑर्डर 40 के बाद भी वो चीजें नहीं निकल के आई है, तो शूट फाइल हो सकता है और आराम से इजीली कंटेस्ट करके जो बाकी उनके वंशज है, आपस में जो भाई है, वो कंटेस्ट करके वो प्रॉपर्टी क्लेम कर सकते हैं। अगर वंशज, क्या ये भी उनके पास अधिकार है कि जिस तरह से सेवायत नियुक्त करके ललित किशोरी दास जी, जो कि रमाकांत झा के परिवार के अंतिम वारिस के थे, वो सेवायत नियुक्त करके गए, अगर सेवायत आपस में लड़ रहे हैं तो क्या उनके जो शेष वंशज है रमाकांत झा के भाइयों के पुत्र पौत्र वगैरह, क्या वो लोग कोर्ट जा करके या कानूनन या प्रशासनिक हस्तक्षेप करके अपना नया सेवायत नियुक्त कर सकते हैं? नहीं, इसका क्लियर आंसर है नहीं, क्योंकि वो लास्ट विल वही है और वो सेवाग बना के गए थे, अपना कस्टोडियन बना के गए थे, ट्रस्ट बना के गए थे। अब सिविल कोर्ट के थ्रू आप ऑर्डर 40 में जाके ये चीज कह सकते हैं कि हाँ ये प्रॉपर्ली काम नहीं हो रहा है। वहां से कोर्ट क्या डिसीजन देता है कि किसको लीगल हायर बनाना चाहिए, किसको इस प्रॉपर्टी के जो सही से रखे उसको निरीक्षण के लिए देना चाहिए, कोर्ट जो फैसला लेगा वो उसके ऊपर है कि हाँ कोर्ट ने कहा कि ठीक है ये इनके वंशज है, ये सही से रख सकते हैं, तो उनको वो पर्टिकुलर इनहेरिटेंस दे दिया जाएगा कि आप इसकी कस्टडी को सही से चलाइए। बट ये कहीं पे भी जी। प्रावधान नहीं है कि वो जाके सीधा कोर्ट में बोले कि हाँ नहीं ठीक है वो सही से काम नहीं कर रहे हैं तो मैं इस प्रॉपर्टी को मैं देखभाल करूंगा, अच्छा। या वो कस्टोडियन मेरे पास आ जाए। तो डायरेक्टली कहीं पे भी ये लॉ के अंदर ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है, उसके लिए आपको कानून का सहारा लेना पड़ेगा, ऑर्डर 40 का, और ऑफिशियल रिसीवर अपॉइंट करके कोर्ट डिसाइड करेगा कि हाँ ये इसका अगर ये सही से नहीं चल रहा है, कोई इसमें फ्रॉडस्टर्स हो रहा है, मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स हो रहा है, कोई फाइनेंशियल फ्रॉड हो रहा है, ट्रांजेक्शन हो रहा है, तो उसको कोर्ट फिर डिसाइड करके और उसको जो बेहतर लगेगा कोर्ट को कि हाँ किस तरीके से अपॉइंट करना है, किसको करना है, वो डिसाइड करेंगे। जी, एक और गंभीर प्रश्न है रजनीश जी, शायद लोगों के जहन में इस तरह की चीजें नहीं भी हो, जानकारी हो या न हो, वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि ललित किशोरी दास जी का जो गुलोगमन, देहावसान की बात करें, मृत्यु की बात करें, वो 3 नवंबर 2025 को हुई है। उनकी जो है अंत्येष्टि उनके ब्रजलीला में प्रवेश किए हैं वो 3 नवंबर को। बेनीपट्टी चैतन्य कुटी से उन्हें एम्बुलेंस से ले जाया गया है, उनके साथ कुछ लोग थे। जैसे कि जानकारी है कि तीनों सेवायत 2025 के कागजात में जो 3 सेवायत का नाम है, दामोदर दास, प्रमोद बन बिहारी दास जी और ध्रुव जी, तीनों लोग और कुछ लोग, जिसमें दामोदर दास के परिवार के लोग भी, प्रमोद बन बिहारी दास के परिवार के लोग भी और ध्रुव दास जी के परिवार के लोग थे कि नहीं ये मुझे पता नहीं, लेकिन कुटी के और अन्य भी लोग थे। वो एम्बुलेंस के सहारे ललित किशोरी दास जी को बेनीपट्टी चैतन्य कुटी से लेकर के निकले हैं। 2 चीजें हैं, जानकारी निकल करके सामने आ रही है कि बेनीपट्टी से बसैत, जो कि 13 किलोमीटर का डिस्टेंस है,
इस बीच में उन्होंने अंतिम सांस ली एम्बुलेंस में ही, या बसैठ से लेकर के कमतौल के बीच में, यानी बिटवीन 25 किलोमीटर डिस्टेंस टू बेनीपट्टी, इस बीच में उन्होंने अंतिम सांस ली। और कुछ लोग यह भी बताते हैं कि बेनीपट्टी चैतन्य कुटी में ही उन्होंने अंतिम सांस ली। कुछ वजह हो सकती है कि यहाँ पर देर से बताया गया, या उन्हें ले जाना ही था वृंदावन बहाना बना करके, या अन्य कुछ कारण या साजिश भी हो सकती है। लोगों को जानकारी मिली कि भाई जी सरकार नहीं रहे, ललित किशोरी दास जी नहीं रहे। बहुत सारे लोगों ने डिमांड की कि बेनीपट्टी उनका पार्थिव शरीर लाया जाए, उनका लोग दर्शन करना चाहते हैं, क्योंकि वो इस समाज के भगिने हैं, नाती हैं, लोगों के भाई हैं, लोगों ने उन्हें गोदी में खिलाया है, देखा है। तो लोगों के जहन में इस तरह की भावनाएं थी, लेकिन बाद में बताया गया कि बॉडी खराब हो सकती है, इस तरह की चीजें बता करके उन्हें ले जाया गया पटना। पटना के मेदांता हॉस्पिटल में उन्हें रखा गया। वहां पर कंफर्म हुई कि उनकी सांसें नहीं चल रही है, जिसके बाद उन्हें पटना के राधा गोविंद कुटी में 6 घंटे रखा गया। परिपाटी या परंपरा की बात करें तो जब ललित किशोरी दास जी के नाना जी रमाकांत झा, जो कि संस्थापक थे रास बिहारी दास जी, उनका भी जब निधन हुआ, या उनकी पत्नी यमुना दासी जी का जब निधन हुआ, या ललित किशोरी जी की माता जी यानी बड़की बहन जी का जब निधन हुआ, तो बेनीपट्टी नगर क्षेत्र में अंतिम यात्रा निकली थी। उनके जो चाहने वाले अनुयायी लोग थे, ग्रामीण थे, वो नगर भ्रमण में शामिल हुए थे, फूल बरस रहे थे, लोग उनका अंतिम दर्शन कर रहे थे, लेकिन इस परंपरा को तोड़ा गया। इस परंपरा को क्यों तोड़ा गया? क्या वजह हो सकती थी? हो सकता है क्या कुछ जो बहाना बनाया गया, उसमें कुछ साजिशें भी हो सकती हैं। हो सकता है कि भाई सरकार की सांसें चैतन्य कुटी में ही छूट गई हुई थी। लोगों को जानकारी नहीं दी गई, या बाद में कहीं न कहीं मिसकम्युनिकेशन करके या मिस इन्फॉर्मेशन दे करके अपनी चीज़ों को सफल किया गया। इस तरह की भी संभावनाएँ बन सकती है। यहाँ पर बेनीपट्टी नहीं लाने की बात करें तो वहाँ पे ये चीज़ें बताई जा रही थी रजनीश जी, कि तर्क दिया जा रहा था कि बॉडी खराब हो सकती थी। लेकिन 6 घंटा वहाँ पर राधा गोविंद कुटी पटना पे वहाँ पे उनको रखा गया, और रात के तकरीबन 11 बजे यहाँ से सभी लोगों ने वृंदावन ले जाने के लिए निकले हैं। लेकिन मृत्यु उनकी हुई एक तरह से बेनीपट्टी के आसपास। बेनीपट्टी के लोगों को दर्शन करने का मौका नहीं मिला। बेनीपट्टी के लोगों को दर्शन करने का ही मौका नहीं मिला, बल्कि बात करें तो जब एम्बुलेंस से ललित किशोरी दास जी को ले जाया जा रहा था, तो कुटी के बाहर के किसी भी व्यक्ति को इस बात की जानकारी नहीं थी कि उन्हें ले जाया जा रहा है। यहाँ तक कि ललित किशोरी दास जी के नाना के जो शेष वंशज हैं, उनके किसी परिवार के लोगों को जानकारी नहीं थी कि उन्हें एम्बुलेंस से ले जाया जा रहा है, उनकी क्रिटिकल सिचुएशन हो चुकी है, अंतिम हालात हैं। बस खबर ये आती है कि उनकी सांसें छूट गई। जिन्हें दर्शन करना है पटना आ जाइए। कुछ लोग पहुंचे भी गिने चुने, दहाई आंकड़े में लोग पहुंचे भी बेनीपट्टी से उनके दर्शन करने के लिए। तो उनका निधन मैं पहले ही बताया हूं, तारीख 3 तारीख को, लेकिन उनका मृत्यु प्रमाण पत्र शायद अगर आपके हाथ में हो, अगर वो अभी हाथ में देख रहे हो, तो मृत्यु प्रमाण पत्र में उनकी मृत्यु की तारीख 4 नवंबर बताई जा रही है। मृत्यु का स्थान राधा गोविंद कुटी वृंदावन बताया जा रहा है। उन्हें यमुना लाभ मिला था, उन्हें जल में प्रवाहित होते हैं संत महात्मा उनकी इच्छा के अनुसार, इस तरह की चीजें हुई थी। लेकिन जो मृत्यु प्रमाण पत्र है, वो मृत्यु प्रमाण पत्र के बेस में, आधार में, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में एक मुक्ति धाम का कागजात उसमें सौंप लगाया गया है, यानी उन्हें विद्युत शवदाह गृह में उनका अंतिम संस्कार होना दिखाया गया है, जबकि प्रत्यक्षदर्शी बताते हैं कि उन्हें जल प्रवाह मिला था। ऐसी स्थिति में कहीं ये संभावना नहीं लगती है कि उनके वंशजों को कोई जानकारी नहीं है, उनके ग्रामीणों को कोई जानकारी नहीं है, बस सूचना मिलती है कि भाई जी सरकार अब नहीं रही। संदेह उठने चाहिए या नहीं? क्योंकि बिल्कुल आपने संपत्ति की सही लड़ाई बोला, चल रही संदेह है। उठना बिल्कुल, बिल्कुल आपने सही बोला, ये संदेह उठता है क्योंकि बेनीपट्टी से महज 20 किलोमीटर, 25 किलोमीटर, अगर हम एक बार को ये भी माने कि उनकी तबीयत बहुत खराब थी, उन्होंने किसी को नहीं बताया, किसी को इंटीमेट नहीं था, 25 किलोमीटर बाद अगर उनकी तबीयत खराब हो गई और वो 25 किलोमीटर के दायरे में एक्सपायर हो गए, उनकी मृत्यु हो गई, तो बेनीपट्टी वापस लाना 25 किलोमीटर और बेनीपट्टी, बसैठा और कमतौल से पटना ले जाना 120 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, और वहां मेदांता में 6 घंटे, वहां के बाद आश्रम में रखना 6 घंटे, वहां से वृंदावन रजनीश जी, ले जाना। रजनीश जी,
रजनीश जी, अगर आप डेथ कंफर्मेशन के लिए भी पटना जा रहे हैं, तब दरभंगा में भी कंफर्मेशन करवा सकते थे कि उनकी हिसाब से नहीं चल रही है। बिल्कुल बिल्कुल अब सही लेके चलो बात है, उनके मैं गाँव। उसी पॉइंट पे आ रहा था। मैं उसी पॉइंट पे आ रहा था। तो ये बिल्कुल क्लियर मेंसीरिया है कि उनका जो उद्देश्य है वो कहीं ना कहीं शंका के दृश्य में आता है कि वहां से, बसैठा से, कमतौल से दरभंगा 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर है, वहां ना डॉक्टर दिखा के। और आज के डेट में बिहार के अंदर में ऐसा नहीं है कि हर 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर बाद एक छोटा नर्सिंग होम या बड़ा नर्सिंग होम कहीं ना कहीं मिल ही जाता है। तो अगर 20 किलोमीटर छोड़ के आप 100 किलोमीटर पटना मेदांता जा रहे हैं, वहां पे रख रहे हैं, वहां पे अगर उनको डिक्लेयर भी कर दिया कि उनकी मृत्यु हो चुकी है, उसके बाद 6 घंटे आप पटना में रखते हैं। अच्छा, उससे भी मजेदार की चीज ये है कि वहां उसके बाद वहां वृंदावन लाया जाता है, उनका मृत्यु प्रमाण पत्र वृंदावन में बनाया जाता है। जबकि अगर जुरिडिक्शन के हिसाब से देखें, उनकी मृत्यु बिहार में हुई थी, या वो दरभंगा बेनीपट्टी में हुई। में हुई हो, रास्ते हाँ, में हुई, मधुबनी दरभंगा जिला की बेनीपट्टी सीमा में पे हुई हुई। थी, जी। किसी भी जिले कहीं पे भी हुई थी, बिहार के अंदर में हुई थी। तो उनको वहां से वृंदावन ले जाना 25 किलोमीटर वापस, या हम मान लें कि पटना से 100 किलोमीटर वापस बेनीपट्टी लाना, और वृंदावन 700-800 किलोमीटर ले जाना, वहां जाके उनका रजिस्ट्रेशन कराना, डेथ रजिस्ट्रेशन कराना, ये सारी चीजें बहुत शंके के घेरे में आती है। और उसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ी तो उनके किसी भी चहीते को, उनके जो उनके साथ रहते थे, जो उनके उनके परिवार वाले थे, कहीं भी किसी को भी वो चीजें इंटीमेट थी ही नहीं कि उनकी तबीयत खराब हो गई, या 25 किलोमीटर बाद हम रास्ते में जा रहे हैं, वो उनकी मृत्यु हो गई, हम इनको पटना लेकर जा रहे हैं। फिर आप वहां पे जाके समाज को बोल रहे हैं कि आप पटना आ जाइए जिनको दर्शन करना है। उसके बाद पटना जो लोग पहुंचे, हम मैं तो ये सोच रहा हूँ कि जो लोग बेचारे बेनीपट्टी से निकले होंगे पटना, ठीक है, जब इनको पता चला होगा, क्योंकि मुझे जहां तक लगता है कि बेनीपट्टी से पटना 4 घंटा 5 घंटा लगता ही होगा, 6 घंटा वहां पे बिल्कुल, रखने के बाद जब वो बेचारे पटना पहुंचे होंगे, वहां से वृंदावन के लिए निकल गए होंगे, तो बहुतों का तो दर्शन भी नहीं हुआ होगा। तो ये कहीं ना बिल्कुल, बिल्कुल। कहीं ये मृत्यु बिहार में किसी को बताना ना, वृंदावन लाना, वहां पे डेथ रजिस्ट्रेशन कराना, ये बहुत सारी चीजें शक के घेरे में डालती है कहीं ना कहीं। तो ये तो स्पष्ट है कि ये जो सेवार्थ है, जो जो जिस तरीके से ये इन लोगों ने, इनका जो मेंसीरिया है, ये बहुत क्लियर है कि कहीं ना कहीं इनकी इस प्रॉपर्टी के ऊपर बिल्कुल नजर गड़ी हुई है। इनको मौका मिलते ही ये सेल परचेज ट्रांजैक्शन करना स्टार्ट करने वाले हैं, या कर देंगे, या आने वाले टाइम में कर देंगे। तो ये मंशीरिया तो बहुत क्लियर है, इसमें तो कहीं कोई डाउट नहीं है। उनकी मृत्यु किस तरीके से हुई, किस तरीके से विल होने के बाद उनको उनके आपस में लड़ना, अब प्रेस रिलीज करना, प्रेस नोट निकालना, मीडिया में अपने फैक्ट्स को मतलब सप्रेसिंग ऑफ फैक्ट्स के बेसिस पे आप गलत इंफॉर्मेशन देके, आधी अधूरी छुपी हुई इंफॉर्मेशन देके आप मीडिया में, न्यूज़पेपर में तो ये सारी चीजें शक के घेरे में हैं, कहीं से भी आशंका नहीं है। मतलब तीनों सेवायत के मुंह से एक चीजें नहीं निकल रही है, जैसा कि तमाम डॉक्यूमेंट्स आप तक उपलब्ध मैंने कराया है, कि जैसे एक वीडियो आया है जिसमें प्रमोद दास ये कह रहे हैं कि 3 सेवायत हैं, बेनीपट्टी कुटी के और पटना कुटी के, और कोई महंत नहीं हो सकता और यहाँ की जमीनें बेची नहीं जा सकती है। आने वाला समय में इस संपत्ति को बिक्री करने का राइट किसी को नहीं है, किसी को नहीं है। उनकी चीजें स्पष्ट दिख रही है इस मामले में, जमीन के मामले में। लेकिन दामोदर दास जी के बिल्कुल पक्ष बिल्कुल से अखबार में जो बयान आए हैं, उसमें ये बयान नहीं आया है कि जमीन बेची नहीं जा सकती है, बल्कि अखबार में ये छपवाए हैं उन्होंने कि जमीन बेच दी गई है, इस तरह का आरोप लगाया गया है, जो कि इस तरह की चीजें नहीं है। अगर आपकी मंशा साफ है तो आप भी अखबार में एक बार निकलवा दीजिए कि बेनीपट्टी चैतन्य कुटी और पटना के सत्संग कुटी या राधा गोविंद कुटी वृंदावन किसी की भी जमीनें भविष्य में कोई बेच नहीं सकता है या बेची नहीं जा सकती है। अगर आप ये चीजें नहीं निकलवा रहे हैं तो मंशा यहाँ पे आपकी क्या है, क्या नियति है, ये साफ झलक रही है। बिल्कुल आपने सही बोला कि अगर मेरे दिल में किसी भी तरीके का कोई नहीं है कोड, तो मैं क्यों नहीं उस चीज को, ये चीज रखूं मीडिया के सामने, प्रेस के सामने, किसी भी तरीके का। बट उनकी जो जो मृत्यु है वो किस तरीके से, कहाँ मृत्यु हुई, कहाँ उनको ले जाया गया,
उनको वापस नहीं लाया गया, रजिस्ट्रेशन कहीं और कराया गया, मीडिया में आप कुछ चीज और बोल रहे हो, अखबार में कुछ चीज और लिख रहे हो, कोई भी स्पष्ट नहीं करे। तो अगर आप बिल्कुल सही है तो कानून के हिसाब से अगर हम देखें तो बहुत स्पष्ट है कि अगर मेरा विल है, सब चीजें है, वो सेवार्थ है, उनके पास राइट्स है पूरी प्रॉपर्टी को सही से एक अच्छे तरीके से रखने का, सेल परचेज किसी भी तरीके का नहीं करने का, तो इसमें आपस में लड़ना कहीं ना कहीं ये चीज उनकी मृत्यु बहुत कुछ आपस में दर्शाती है कि किस तरीके से उनकी मृत्यु हुई, किस तरीके से आपस में विल होने के बाद वो लड़ रहे हैं, और किस तरीके से ये क्लियर मेंशन किया है कि प्रॉपर्टी कहीं ना कहीं सेल एंड परचेज ट्रांजैक्शन के लिए बेची जा सकती है। अगर कोई भी कस्टोडियन, कोई भी सेवार्थ अगर कोई भी तरीके का सेल परचेज करता है, ठीक है, तो वो क्लियर वो ट्रांजैक्शन कैंसिल है डी फैक्टो अब इनिशियो, कहीं भी जाके वो कभी भी कैंसिल हो सकता है। वो आज 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल जब भी क्लेम होगा वो ट्रांजैक्शन नल एंड वॉइड। तो अब ये पूरी मेंसिडिया को सही से दर्शाता है कि वो किस तरीके से ले जाना चाहते हैं, कहाँ पे ले जाना चाहते हैं, किस तरीके से वो मृत्यु हुई उनकी, कहाँ पे जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बना, सब बिल्कुल क्लियर है। जी, अब इस संपत्ति की रक्षा करने के लिए क्या किया जा सकता है? जो उनके वंशज हैं वो क्या कर सकते हैं? उनका क्या अधिकार बनता है? इसको संक्षिप्त में बताएं। और जमीन अगर खरीद फरोख्त होती है, इस तरह की चीजें सामने आती है, तो इससे बचाव के लिए लोगों को कैसे सतर्क रहना चाहिए? क्या चीजें हो सकती है फॉर फ्यूचर? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका उत्तर देना चाहूँगा कि अगर कोई भी, मैं आम जनता को ये बिल्कुल निर्देश देना चाहूँगा, या जैसे भी कहे कि एक स्टैच्यूटरी वार्निंग, संवैधानिक चेतावनी देना चाहूँगा कि अगर कोई भी सेल परचेज इनसे लैंड खरीदता है, ज़मीन कोई भी चल अचल संपत्ति खरीदता है, तो वो बिल्कुल नलीफाई है, नल एंड वॉइड है, कानून के प्रावधानों के अकॉर्डिंग नहीं है। तो ऐसी चीज़ों से बचे सबसे पहले, किसी भी फर्दर फ्यूचर लिटिगेशन में आने से, क्योंकि वो किसी भी पॉइंट पे जाके कैंसिल हो सकती है वो रजिस्ट्री, जब भी कोई कंटेस्ट करेगा। तो जैसे ही नॉलेज में आएगी आप कोर्ट में लगाएंगे तो 100% वो कैंसिल होना है, क्योंकि विल में कोई ऐसा प्रावधान ही नहीं है। विल बिल्कुल क्लियर है कि कस्टोडियन राइट है। दूसरी चीज, जो उनके वंशज है, अब उस आपस में लड़ने के बाद, मैंने जैसे आपको पहले ही बताया कि 3 चीजें हैं, या तो आप ऑर्डर 40 में अगर वो सही से नहीं हो रहा है, पूरे तरीके से आपस में लड़े जा रहे हैं प्रॉपर्टी के लिए, तो ऑर्डर 40 में आप जा सकते हो, ऑफिशियल रिसीवर अपॉइंट होके पूरा सब चीजें ट्रांसपेरेंसी से उसकी इंक्वायरी होगी। सेकंड, आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट में जा सकते हैं इस विल को लेकर कि और किस तरीके से फ्यूचर में चलाना चाहिए। थर्ड, जो जो उनके बाकी जो लोग हैं वंशावली के अनुसार, वो लोग भी पार्टीशन शूट करके उस प्रॉपर्टी का क्लेम कर सकते हैं इजीली, कि मेरी जो प्रॉपर्टी ऑलरेडी वो दे चुके हैं दान में, ट्रस्ट में, मंदिर में, उसको छोड़ के उसके अलावा। तो ये तीनों प्रावधान है कानून के अंदर में। अब ये सोचना जनता को है, वहाँ के उनके वंशजों को सोचना है, उनके उनके पटीदारों को सोचना है कि किस तरीके से उसको लेकर चलना है, कहाँ से मोल्ड करना है। जनता को सोचना है, उनके जो चहेते थे उनको देखना है कि उस चीज़ को किस तरीके से मेंटेन करके रखना है, कौन सा स्टेप, लीगल स्टेप लेना चाहिए। स्टेप ये तीनों ही हैं, इस तीनों में जिस तरीके से जो प्रोसीजर उसको फॉलो करके और वो स्टेप ले सकते हैं। ये कानून में बिल्कुल जी। क्लियर प्रावधान है। जी, एक चीज और स्पष्ट आपसे जान लेते हैं, संभवतः उसका आपने आंसर डिटेल में किया था कि 2025 का बिल तो ये क्लियर कर रहा है कि बेनीपट्टी का चैतन्य कुटी और पटना का सत्संग भवन, इन तीनों पे सेवायत उन्होंने बनाया है। सेवायत अपना प्रमोट करा करके प्रोसेस करें, अन्यथा बाद में उनके वंशज इस चीज को लेकर के पार्टीशन वगैरह शूट करके आगे प्रोसेस कर सकते हैं इसकी संरक्षण के लिए। लेकिन वृंदावन की जो कुटी है, जो कि 2021 के कागजात, उसका जो एक मेन आधार बना बताया जा रहा था हमेशा से, जिसके पहले गवाह फुलडोल दास सरकार रहे, और सरकार उस बात को बताते हैं फुलडोल दास जी, वो कागजात सिर्फ वृंदावन के लिए है। मैं उसका पहला गवाह हूँ, मैं आज भी कोर्ट में खड़ा हो सकता हूँ। जहाँ वो कागजात 2021 वाली सिर्फ वृंदावन कुटी के लिए बनी थी, वो वृंदावन के महंत बने थे। मैं बगल में हूँ, मेरी तस्वीरें उनके साथ है, और मैं कोर्ट में आज भी खड़ा हो सकता हूँ कि क्या चीजें हुई थी, नहीं हुई थी। उसके आधार पर वो बेनीपट्टी या पटना का दावा नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर 2021 के कागजात के दूसरे पन्ने पे अगर प्रमोद बंद बिहारी दास, जो कि उस दस्तावेज के अनुसार दामोदर दास के सहयोगी के रूप में अंकित है नाम उनका, अगर उनका वहां पे फर्जी सिग्नेचर फोटो है, तो 2021 वाला भी वैलिडेशन खत्म ही हो जाता है। यानी ये दामोदर दास के पास जो भी कागजाते हैं,
या जो तर्क या जो वीडियो है उनके पास, ऐसे में कहीं पर भी एकल अधिकार स्वामित्व या एकल महंतई कानूनन कहीं पर आपको दिख रहा है? नहीं, बिल्कुल मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ कि ये कहीं से भी कोई भी वो नहीं दिख रहा है, बिकॉज़ 2021 वाला आप वो देखेंगे पेपर, उसमें भी फर्जी सिग्नेचर है और उसमें क्लियरली डिस्क्राइब है कि आपको ये चीज़ें स्वामित्व जो है वो वृंदावन के लिए दिया जाता है और उसका उसका महत्व अब वैसे भी नहीं रह जाता अगर हम वैसे देखें, क्योंकि ऑलरेडी 2025 में वो चीज़ें विल प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट हो रखा है। तो उसको प्रोबेट उसी अकॉर्डिंग 2000 आप जब प्रोबेट के लिए लगाएंगे तो कोर्ट भी आप वहां पे 10 विल देंगे तो ऑटोमेटिकली जो लास्ट मृत्यु से जो पहले वाला विल है उसी को प्रोबेट करेगा और ये बिल्कुल क्लियर है लॉ के अंदर में। सुप्रीम कोर्ट की, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की बहुत सारी जजमेंट्स भी है इसके ऊपर, ठीक है। तो ये कहीं से भी वो नहीं है कि हम 10 विल लेकर चले जाएंगे या 2021 में वीडियो बना था, 2022 में मैंने ये बहुत पहले क्लियर भी किया था स्टार्टिंग में कि साक्ष्य उस वीडियो का इस विल के पास बहुत कमजोर रह जाता है। वो वीडियो बहुत कमजोर साक्ष्य है इस विल के बाद। तो प्रोबेट में कोई भी किसी भी तरीके से लास्ट प्रोबेट विल वही विल प्रोबेट होगा। वो 2021 में चाहे वो वृंदावन का उनको सेवार दिया हो या बेनीपट्टी का किसी का भी, बट उस पेपर का, उस वीडियो का, उस साक्ष्य का कोई अब यहाँ पे बहुत कमजोर वो चीज रहता है कि इस विल के सामने कुछ नहीं है वो। तो जी, जी। आप कोर्ट में एक जाके जी, कहे जी। या हाँ, हाँ, कंटिन्यू आप करें। कोर्ट में जाके इस चीज को साक्ष्य रखे, अगर दोनों साक्ष्यों को भी रखेंगे तो कोर्ट आप 10 विल लेकर आ जाएंगे सेम पूरे जीवन काल का, तो लास्ट मृत्यु से पहले वाला वही विल प्रोबेट होगा। जी, जी। अंतिम आपसे सवाल ले लेते हैं रजनीश जी। जो प्रेस रिलीज देने के बाद अखबारों में खबरें छपी दामोदर दास के द्वारा, तो वो खबर की कटिंग आपके पास थी। उस खबर में जो 4-5 लोग दामोदर दास जी के अगल-बगल नजर आ रहे हैं, वो कविराज मिश्रा हो, भालपट्टी के हैं, प्रदीप शुक्ला जी उत्तर प्रदेश के हैं, महेंद्र प्रधान समस्तीपुर के हैं, केशव दास जी वृंदावन के हैं, हीरानंद जी शुभंकरपुर के हैं, मुन्नू जी मुरेठ के हैं। तो ये जो 5-6 लोग हैं, वो ना तो 2021 या 2025 या किसी भी दस्तावेज के गवाह हैं, ना कोई सिग्नेचरी कहीं पर वो लोग हैं, ना और उसके अलावा ना लोकल है, ना कुट्टी के वंशज हैं, ना मतलब कोई भी इस तरह का क्लोजनेस नहीं है कानूनन। तो इन या यही लोग ज्यादा सर्कुलेट कर रहे हैं सोशल मीडिया पर कि वीडियो सर्कुलेशन करना, मीडिया पूछ भी नहीं रही है, उसके बावजूद भी बिना मतलब की जानकारी देना कि इस कुटी के महंत वो हैं, उस कुटी के महंत वो हैं। तो ये लोग भी कानूनन कोई अधिकार रखते हैं या कानून में जा करके कोई इनका रहेगा वैलिडेशन या कोई प्रभाव पड़ सकता है इन लोगों का? देखिए, ये 100 वीडियो बना के दे या 150 प्रेस रिलीज करके दे, आपने कहावत सुनी होगी, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। तो बहती गंगा में जो हाथ धोना कहते हैं ना, जो हम कहावत सुना करते हैं, वो सेम चीज है। ये 100 दे 150, क्योंकि इनका कहीं से भी ना तो ये कुटी के कहीं वंशज है, ना उनसे कहीं किसी भी तरीके से लिंक नहीं है। तो ये 100 प्रेस रिलीज दे दे, 150 मीडिया के साथ इंटरेक्ट कर दे, ये कुछ भी ऐसा बोल दे जो फेवर में अगेंस्ट में, तो इनके साक्ष्य को कोर्ट में कहीं पे भी वैलिडिटी नहीं दी जाएगी। तो मैंने इसीलिए वो कोट किया है लाइन की बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, बिकॉज वो कहीं भी सस्टेन नहीं करते, ना कोर्ट में, ना हमारे भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत, ना उनका स्टेटमेंट कराया जाए तो इस चीज को कहीं ना कहीं उस विल को प्रोबेट कराने में हेल्प करेंगे कि हाँ उनके रहने से, उनके एविडेंसिंग से विल प्रोबेट हो जाएगा या विल एग्जीक्यूट हो जाएगा या विल कैंसिल हो जाएगा या कोई भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय उनके गवाही से बहुत कुछ ऐसा डिसीजन दे। तो इनका कोई भी रोल नहीं रहता है किसी भी तरीके का कहीं भी। ये 100 मीडिया के साथ बोल दे, 150 पेपर में निकलवा दे, कुछ भी निकलवा दे, उनसे कोई भी तथ्य रहता नहीं है। इनका एविडेंस बिल्कुल जीरो है किसी भी तरीके से, कोर्ट के अंदर में, कोर्ट ऑफ लॉ में कहीं पे भी ये एडमिट नहीं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद रजनीश जी। जो दुविधा थी, जो मन में सवाल बन रहे थे, वो मैंने आपसे उसका जवाब लेने की कोशिश की है। संभवतः तमाम सवालों का हमने जवाब प्राप्त किए हैं। भविष्य में अगर इस तरह की आवश्यकता लगेगी इस विषय पर या अन्य विषयों पर जिससे कहीं ना कहीं बेनीपट्टी कनेक्टेड हो, मैं फिर आपसे मदद लूंगा। फिलहाल हमारे प्लेटफॉर्म पे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक लास्ट चीज आपसे बस बोलना चाहूंगा
कि इस पूरी सिनेरियो के अंदर मैंने आपके भेजे हुए सारे पेपर्स मैंने पढ़े, बहुत डिटेल स्टडी किया था, और जी, इस जी। पूरी चीज़ों के अंदर, इस पूरे केस के अंदर में जो सबसे इम्पोर्टेंट है, ये जितनी फॉर्जरी हो रही है, जो उनकी मौत है, जो जिस तरीके से उनके फर्जी सिग्नेचर किए जा रहे हैं, जिस तरीके से प्रेस रिलीज कर रहे हैं, ये भारतीय न्याय संहिता में 316(2), 318(4) ये बिल्कुल क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है, क्रिमिनल इंटिमिडेशन है, कंप्लीट फॉर्जरी है, और इसके लिए पेनल्टी बहुत सॉलिड है। तो अगर इस तरीके का लगता है, कोई भी वंशज या कोई भी उनके उत्तराधिकारी या कोई भी सेवार्थ या शिष्य। उनसे जुड़े लोग कोई भी जाके ये कोर्ट में जाके ये चीज, शिष्य वो कोर्ट में जाके इस चीज के लिए कॉग्निजेंस के लिए दे सकते हैं, और इनको बहुत हैवी पेनल्टी देना पड़ेगा, डिफेमेशन फाइल कर सकते हैं। ये बिल्कुल लॉ में बहुत क्लियर है। जिस तरीके की गतिविधियां मैं पूरे पेपर्स को मैंने देखा है, एक लॉ के पर्सपेक्टिव से, एक कानून के पर्सपेक्टिव से, ये बिल्कुल फॉर्जरी है, पूरा कंप्लीट फॉर्जरी है, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है, क्रिमिनल इंटिमिडेशन है। मतलब आप इस तरीके से डिफेम नहीं कर सकते हैं किसी को, इस तरीके का बचपना वाला स्टेटमेंट आप नहीं दे सकते हैं, और कहीं एडमिट नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद।